हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बच्चों कमर्शियल सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बैटरी क्या होता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम गैल्वेनिक सेल को एक से ज़्यादा गैल्वेनिक सेल को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमें बैटरी मिलता है। मतलब हम ये कहेंगे कि बैटरी आर नथिंग बट अ कनेक्शन ऑफ वन और मोर देन वन गैल्वेनिक सेल विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। नाउ बैटरीज का यहाँ पे काम क्या है, बैटरीज का एक्चुअली में यूज़ क्या है? तो यूज़ ये है कि इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती है, रिडॉक्स रिएक्शन, उस रिएक्शन से प्रोड्यूस होने वाली जो एनर्जी है जिसको हम केमिकल एनर्जी कहते हैं, उस केमिकल एनर्जी को ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो भी हम रिडॉक्स रिएक्शन कराएंगे इस बैटरी के अंदर, ठीक है, और रिडॉक्स रिएक्शन से मिलने वाली जो केमिकल एनर्जी होगी बच्चों, वो एक्चुअली में कन्वर्ट किस में हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो जाती है। मतलब बैटरीज एक तरह का ऐसा सेल है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऐसा सेल है जो केमिकल एनर्जी को ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है। हमारे सिलेबस में बच्चों स्पेशली अगर हम जेई और नीट की बात करें एंड बोर्ड की बात करें तो हमारे पास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो जो सेल्स दिए गए हैं हमें उन्हीं के ऊपर फोकस करना है। तो सबसे पहले देखिए, बैटरी को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला है बच्चों प्राइमरी सेल। अब प्राइमरी सेल किसको कहा जाता है? प्राइमरी सेल्स ऐसे सेल्स को कहा जाता है जिनको हम एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा से रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो एक ही बार होगी और कुछ देर के बाद, मतलब आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ दिनों के बाद इसके अंदर जो आपका जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट रखते हैं, जब वो 100% कंज्यूम हो जाता है तो उस टाइम के बाद आप इस सेल को दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते हो। और अगर दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते हो तो आप इसको फिर से यूज़ नहीं कर सकते हो। मतलब ये एक ही बार यूज़ होगा, सिंगल यूज़ होगा इसका, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये डेड हो जाता है और इसको दोबारा से हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे सेल जिनको हम एक ही बार यूज़ कर पाएंगे और फर्दर उनको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं, जिनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, जो चार्जेबल नहीं होता है, ऐसे सेल को हम प्राइमरी सेल कहते हैं। तो प्राइमरी सेल के अंदर बच्चों हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है जो हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस में है, जेईई नीट के अंदर। पहला सेल है आपका ड्राई सेल। ड्राई सेल को ही बच्चों हम लेक्लांचे सेल कहते हैं। इसका पूरा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेटअप मैंने दिखाया है, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन मैंने दिखाया है जिससे आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि एक्चुअली में लेक्लांचे सेल, ड्राई सेल अंदर से दिखने में कैसा लगता है। इसका यूज़ एक्चुअली में कहाँ है बच्चों? तो ड्राई सेल को हम बहुत जगह पे यूज़ करते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो इसको हम क्लॉक्स में यूज़ करते हैं, इसको टॉर्चेस में यूज़ किया जाता है, इसको हम रिमोट्स में यूज़ करते हैं। तो बहुत जगह पे इसके यूजेस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसका जो पूरा सेटअप है बच्चों, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे ये जो हमारा बाहर का पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये एक्चुअली में क्या होता है, जिंक से बना होता है। और जिंक हमारा यहाँ पे बच्चों एनोड की तरह फंक्शन करेगा। तो ध्यान रखिए, ये जो बाहर वाला आपका कंटेनर है ये जिंक का कंटेनर होता है और ये हमारा एनोड की तरह काम करेगा। और एनोड यहाँ पे बच्चों नेगेटिवली चार्ज होगा। नेक्स्ट थिंग, ये अंदर में आप देख सकते हैं कि रॉड फिटेड है। यहाँ पे ब्लैक कलर का जो रॉड फिटेड है वो एक्चुअली में कैथोड है, ग्रेफाइट रॉड है। तो ये ध्यान रखिए कि ये जो हमारा ब्लैक वाला पोर्शन है, मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये जो अंदर में एक रॉड जैसे आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये एक्चुअली में ग्रेफाइट रॉड होता है, कार्बन रॉड होता है, जो एक्चुअली में हमारा क्या होता है, कैथोड की तरह काम करता है। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है बच्चों कि ये जो हमारा कैथोड का रॉड है इसके चारों तरफ एक कोटिंग होती है। इसके चारों तरफ हम कोटिंग करते हैं और ये कोटिंग किसकी होती है? ये कोटिंग होती है मैंगनीज ऑक्साइड एंड कार्बन के पाउडर का। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यही सारी चीज़ें आप लोगों को एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो जो हमारा बच्चों यहाँ पे ग्रेफाइट रॉड है जो कि कैथोड की तरह वर्क कर रहा है, एक्चुअली इट इज सराउंडेड बाय अ पाउडर, अ मिक्सचर ऑफ MnO2 एंड कार्बन पाउडर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा एनोड है, जो जिंक का कंटेनर है, बाहर वाला जो कंटेनर है जो जिंक से मिलके बना है, और अंदर का जो हमारा ग्रेफाइट रॉड है बच्चों, इन दोनों के बीच में हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट रखते हैं।
मतलब जो एनोड और कैथोड है दोनों के बीच में एक पेस्ट होता है, और वो पेस्ट हमारा किससे मिलके बना होता है? ये बना होता है अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड का। मतलब जो एनोड और कैथोड है इनके बीच का जो स्पेस है, ठीक है, ये हमारा बाहर वाला कंटेनर क्या है? एनोड, और अंदर वाला रॉड क्या है? कैथोड। इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को हम किससे फिल करते हैं? अमोनियम क्लोराइड एंड ZnCl2 के मॉइस्ट पेस्ट के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब आप लोगों को ध्यान में रखनी है, क्योंकि एग्जाम में बच्चों ऐसा ही आता है कि आपका जो ड्राई सेल है उसमें एनोड या कैथोड किससे मिलके बना होता है, या समटाइम्स आपको रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, या सिंपली आपको स्पेसिफिकली आपको पूछा जाएगा कि एनोड पे कैसा रिएक्शन होता है या कैथोड पे कैसा रिएक्शन होता है। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट हम कौन सा यूज़ करते हैं लेक्लांचे सेल के अंदर, ऐसी बातें आप लोगों से पूछ ली जाती है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, रिएक्शंस एक्चुअली में क्या होती है। तो एनोड पे बच्चों हमेशा क्या होता है? एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, एंड ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कैथोड पे क्या होती है बच्चों? तो कैथोड पे रिडक्शन होती है, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली में ये जो रिएक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इसके अंदर जो सेल रिएक्शंस होती है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे जो रिएक्शंस होती है उनको हम किस तरह से लिखेंगे? जो एनोड है, ये जो हमारा जिंक का कंटेनर है, वो टाइम के साथ साथ क्या होता है बच्चों, जब हम इसको यूज़ में लेके आ जाते हैं तो टाइम के साथ साथ क्या होता है कि जो जिंक रॉड है उसके अंदर जो जिंक के एटम हैं ये ऑक्सीडाइज होके Zn+2 बनाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, क्योंकि जब जिंक आपका Zn+2 में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे साथ साथ में ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस भी करेगा। अब यहाँ पे कैथोड पे क्या होता है बच्चों? कैथोड पे ये जो MnO2 हमने लिया था जिसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बच्चों आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे मैंगनीज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से कन्वर्ट हो जाता है +3 में। ऐसा भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि मैंगनीज कैथोड पे अपना ऑक्सीडेशन स्टेट किस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से बच्चों चेंज होकर +3 में चला जाता है। रिएक्शन काफ़ी सिंपल सा है, इसको मैं यहाँ पे आपको सेपरेट करके समझा देती हूँ ताकि आप लोग इसको याद रख सके बच्चों। देखिए ये जो MnO2 है, ठीक है, जहाँ पे मैंगनीज आपका किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है बच्चों? +4 में। ठीक है, अब ये जो हमारा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, यहाँ पे ये क्या करेगा? अमोनियम आयन के प्रेजेंस में एक इलेक्ट्रॉन के कैप्चर के बाद कन्वर्ट हो जाता है MnOOH और साथ में लिबरेट करता है अमोनिया, जो कि यहाँ पे हमने इस रिएक्शन को दिखाया है। अब एक्चुअली इस रिएक्शन में हो क्या रहा है उसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एक्चुअली में अमोनियम आयन है क्या बच्चों? अमोनियम आयन एक्चुअली में मैं लिख सकती हूँ इसको अमोनिया +H+ आयन, राइट, क्योंकि अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर अगर बच्चों मैं आपको बताऊं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड के साथ होता है, और एक बॉन्ड आपका हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डेटिव बॉन्ड टाइप का होता है। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है अमोनियम आयन का, जो कि टेट्राहेड्रल है। ठीक है, तो ये जो हमारा अमोनियम आयन है इसको आप इमेजिन करो कि ये अमोनिया +H+ के फॉर्म में है। अब ये जो H+ है बच्चों, ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा। तो H+ ने क्या किया बच्चों? इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, और कैप्चर करके किस में कन्वर्ट हो गया? H2 गैस में, हाफ H2 गैस, क्योंकि अगर इक्वेशन बैलेंस हम कर दे बच्चों तो 1 मोल ऑफ H+ जब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा तो हाफ मोल H2 गैस बना देगा। अब ये जो आपका H2 बच्चों प्रोड्यूस हुआ है ना, इस H2 को क्या करता है? MnO2 रिएक्ट कर लेता है अपने साथ। अब देखिए रिएक्शन कैसी होगी। ये जो MnO2 है बच्चों, ये हाफ H2 के साथ कंबाइन करेगा, हाफ मोल ऑफ H2 के साथ कंबाइन करेगा, और तब जाके यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा MnOOH। अब गौर से देखिए बच्चों, सिंस इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन का एडिशन मतलब क्या होता है? इस सब्सटेंस का रिडक्शन हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि MnO आपका बच्चों +4 से किस में जा रहा है? +3 में। अगर मैं यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाऊं तो देखिए कितना है,
MnO OH है ये कंपाउंड हमारा। OH के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1। मैंगनीज के ऊपर लेटर से X ले लिया और ऑक्सीजन के ऊपर -2। तो अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो ओवरऑल कंपाउंड हमारा न्यूट्रल है। तो X प्लस -2 -1 इक्वल टू 0। तो X यहाँ पे कितना आ जाएगा, +3। मतलब मैंगनीज यहाँ पे बच्चों किस ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है, +3। तो हमने क्या किया बच्चों, सबसे पहले जो हमारा जिंक था उसने ऑक्सीडेशन करके इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। कैथोड पे क्या हुआ बच्चों, जो MnO2 है हमारा, ये अमोनियम आयन के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है और खुद को रिड्यूस करा देता है +4 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और साथ साथ में अमोनिया को लिबरेट करता है। कैसे ये रिएक्शन हुआ, ये ऑलरेडी मैं यहाँ पे सेपरेट फॉर्म में आपको दिखा चुकी हूँ। यहाँ जो अमोनियम आयन था उसने सबसे पहले अमोनिया को यहाँ पे प्रोड्यूस किया और साथ साथ में H+ को प्रोड्यूस किया। उसी H+ ने क्या किया बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाया गया था उस इलेक्ट्रॉन को उसने गेन किया और गेन करके यहाँ पे खुद को रिड्यूस करके H2 में कन्वर्ट कर लिया। और यही H2 क्या करता है, ये जो MnO2 यहाँ पे कैथोड के रिएक्शन में आप देख पा रहे हैं उसके साथ आपका हाइड्रोजन रिएक्ट करता है और MnOOH टाइप का कंपाउंड बना देता है। अब बच्चों यहाँ पे गौर से देखो, ये जो हमारा NH4+ था उसी ने क्या किया था, अमोनिया को प्रोड्यूस किया और H+ को प्रोड्यूस किया। H+ ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके हाफ H2 बनाया और हाफ H2 MnO2 के साथ कंबाइन करके ये कंपाउंड बना दिया। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे रिएक्शन कैथोड पे बढ़ेगा, जैसे जैसे रिएक्शन कैथोड पे आगे जाएगा, वैसे वैसे MnO2 आपके MnOOH में कन्वर्ट होंगे और साथ साथ में अमोनिया गैस का प्रोडक्शन करेगा। अब ये जो अमोनिया है बच्चों, ये तो गैस के फॉर्म में यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। अब खुद सोचिए थोड़ा सा कि जैसे जैसे कैथोड पे रिएक्शन होगा और वैसे वैसे जब अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो गैस का काम क्या होता है, गैस क्या करता है, इस सरफेस पे प्रेशर लगाना शुरू कर देगा। ये जो सरफेस है हमारा कंटेनर जो है उसके सरफेस पे गैस क्या करेगा, प्रेशर लगाना शुरू करेगा। और अगर प्रेशर आपका गैस बच्चों लगाएगा तो वहाँ पे चांस है एक्सप्लोजन होने का। मतलब यहाँ पे आपका जो ये सेल है, ये जो बैटरी है वो फटने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए हमें अमोनिया को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। क्योंकि अगर अमोनिया बच्चों गैस के फॉर्म में रहेगा ना तो गैस का काम ही क्या होता है, प्रेशर को लगा लगा के ये पूरा यहाँ पे एक्सप्लोड कर देगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि जो एनोड पे Zn+2 आपका प्रोड्यूस हुआ है ना, ये Zn+2 क्या करता है, जितना भी अमोनिया का प्रोडक्शन होता है कैथोड पे वो अमोनिया को Zn+2 कैप्चर कर लेता है और 1 मोल ऑफ Zn+2 4 मोल ऑफ अमोनिया के साथ कंबाइन करके इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। मतलब धीरे धीरे Zn+2 अमोनिया को क्या करेगा, कंज्यूम करता रहेगा और कंज्यूम करवा करवा के यहाँ पे फाइनली कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से न अमोनिया यहाँ पे गैस के फॉर्म में रहेगा और ना ही एक्सप्लोजन होने के चांस रहेंगे। तो ये बच्चों हमारा पूरा लेक्लांचे सेल के अंदर क्या होता है उसके बारे में हमने बात की। ये जो सेल होता है बच्चों, इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं, 1.5 वोल्ट तक ही जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो आपका सेल होता है बच्चों, जैसा कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ऊपर में कहा कि ये एक प्राइमरी सेल के अंदर आता है। और प्राइमरी सेल क्या होता है बच्चों, एक बार उसको यूज़ करके हम दोबारा से उसको रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये जो हमारा बॉटम वाला पोर्शन है, ये बॉटम वाला पोर्शन बेसिकली एनोडिक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ऊपर वाला जो ये आप देख रहे हैं, ये मेटल का कैप होता है यहाँ पे, ये आपका क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में अगर एक वायर को कनेक्ट कर देंगे और बीच में अगर एक बल्ब को फिट कर देंगे तो आपका एनोड से कैथोड पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रैवल करता है। एनोड पे जो भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है वही इलेक्ट्रॉन तो कैथोड पे पहुंचता है। ठीक है, तो एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और उसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से यहाँ पे बल्ब आपका क्या होगा बच्चों, इल्यूमिनेट करेगा। मतलब यहाँ पे बल्ब आपका जलेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो रिएक्शन है बच्चों, ये कंप्लीट मैंने यहाँ पे लिखा है, बट ये ध्यान रखिएगा दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड हियर। क्योंकि जब हम कंप्लीट रिएक्शन लिखते हैं तो कंप्लीट रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन को आपस में ऐड कर देते हैं। तो एनोड रिएक्शन में अगर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो कैथोड में भी 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होना चाहिए। बट जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैथोड में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, तो मुझे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन
रखने के लिए इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, और जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे कंप्लीट रिएक्शन पता चल जाएगा जो कि कैथोड पे हो रहा है। और जब हम इन दोनों रिएक्शन को, एनोड और कैथोड वाले रिएक्शन को आपस में ऐड कर देंगे बच्चों, तो 2 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली हमें एक फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा जो कि कहाँ पे होता है, इस सेल के अंदर होता है। तो ये सारी बातें हैं आप लोगों को स्पेसिफिकली एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे जो रिएक्शन होती है, कितना सेल पोटेंशियल आप जनरेट कर सकते हो। सेकेंड थिंग आपसे पूछा जा सकता है कि ड्राई सेल के अंदर कौन सा हम इलेक्ट्रोलाइट को यूज करते हैं, एनोड किससे मिलके बना होता है, कैथोड किससे मिलके बना होता है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन इस टॉपिक पे आने की पॉसिबिलिटी होती है। दूसरा जो बच्चों यहाँ पे हमारा प्राइमरी सेल है, दैट इज मर्क्यूरी सेल। आप देख सकते हैं कि ये बटन जैसा सेल है, इसको हम बटन सेल भी कहते हैं। अब ये जो बटन सेल होता है बच्चों, यूजुअली वो कहाँ पे यूजेस किए जाते हैं, इनका यूज होता है वॉच के अंदर, रिस्ट वॉचेस जो होते हैं उनमें यूज किए जाते हैं, या फिर हम हियरिंग एड्स कह सकते हैं, इनमें यूज किए जाते हैं। तो ये भी, इनका भी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है बच्चों। अब यहाँ पे डायरेक्टली बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर क्वेश्चंस आ चुका है। समटाइम्स इसके कंप्लीट रिएक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा कंप्लीट रिएक्शन आपका इस मर्क्यूरी सेल के अंदर होता है। तो देखिए, इसको भी हम बहुत सिंपल तरीके से बच्चों समझ लेंगे। इसके भी हम लोग इस तरह से समझेंगे ताकि आप लोगों को याद रह सके ये रिएक्शंस। सबसे पहले देखिए एनोड पे क्या है बच्चों, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो एनोड हमारा होता है मर्क्यूरी सेल में, ये जिंक मर्क्यूरी एमालगम होता है, और कैथोड हमारा क्या है, मर्क्यूरी ऑक्साइड एंड कार्बन का पेस्ट होता है। और इलेक्ट्रोलाइट आपको ध्यान रखना है, जो एनोड और कैथोड के बीच में आपका जो फिलिंग होगा वो किसका होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड का होगा। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, देखिए जो एनोड है, एनोड पे हम क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। तो क्या होता है, जो जिंक मर्क्यूरी एमालगम है ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, जिंक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड में। अब देखो जिंक और मर्क्यूरी के बीच में अगर बच्चों में कंपेयर करूं तो यहाँ पे जिंक आपका क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ज़्यादा मेटालिक नेचर का है। तो ज़्यादा मेटालिक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी किसके पास ज़्यादा है, जिंक के पास। तो क्या होता है, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे, ठीक है, इस मर्क्यूरी एमालगम के अंदर से। अब होगा क्या बच्चों, ये जो हमारा पेस्ट है, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हमने क्या लिया है, पेस्ट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। तो ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, यहाँ से हमें OH नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। इसी OH नेगेटिव के प्रेजेंस में जिंक अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। रिएक्शन काफ़ी सिंपल सा है, ध्यान दीजिए किस तरह से याद रखेंगे। जो जिंक है बच्चों, जिंक मर्क्यूरी एमालगम के अंदर से ये OH नेगेटिव के प्रेजेंस में खुद को ऑक्सीडाइज कर देता है। जिंक क्या करेगा बच्चों, यहाँ पे 2 मोल हमें OH नेगेटिव लेने हैं, तो जिंक क्या करेगा, 1 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लेगा, और लेने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, ZnO के अंदर, ठीक है। अब बचा यहाँ पे कितने ऑक्सीजन बच्चों, 1 ऑक्सीजन, और कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनेगा, आपको वहाँ पे वाटर मिल जाएगा। अब हमें चार्ज को बैलेंस करना है, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को। अब लेफ्ट साइड देखिए बच्चों कितना नेगेटिव चार्ज है, -2 चार्ज है, तो चार्ज तो हमेशा कंजर्व होता है। तो अगर नेगेटिव चार्ज आपका लेफ्ट साइड में -2 यूनिट है तो राइट साइड में भी 2 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज होने चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये हमारा एनोड का रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं बच्चों कैथोड पे। तो कैथोड जो है यहाँ पे वो किससे मिलके बना है, उसको देखिए पहले। तो कैथोड हमारा बना है मर्क्यूरी ऑक्साइड एंड कार्बन के पाउडर से, ठीक है। तो अब ये जो मर्क्यूरी ऑक्साइड है बच्चों, HgO, ये क्या करता है, अपना रिडक्शन कराता है, क्योंकि कैथोड पे हम क्या करवाते हैं, कैथोड पे आपका रिडक्शन होता है बच्चों, मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, देखिए क्या करेंगे। ये जो हमारा मर्क्यूरी है बच्चों, इसमें मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस कितना हुआ है एनोड पे, 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन मर्क्यूरी क्या करता है, गेन कर लेता है, और गेन करके Hg+2 जब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Hg के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा क्या बच्चों, यहाँ पे बचा ऑक्साइड आयन।
क्योंकि Hg के ऊपर +2 चार्ज है, तो ऑक्सीजन के ऊपर भी कितना चार्ज होगा बच्चों, -2 होगा। मतलब यहाँ ऑक्सीजन आपका किस फॉर्म में है बच्चों, -2 के फॉर्म में है। तो ऊपर में जो वाटर यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था ना, उस वाटर के प्रेजेंस में ये ऑक्साइड आयन क्या करेगा, देखो 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, मतलब 2 OH मिल जाएगा। और अगर चार्ज बैलेंस करोगे तो लेफ्ट साइड में आपके पास कितना चार्ज है बच्चों, -2 चार्ज है। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज लगा दूँ मैं, तो लेफ्ट साइड भी आपके पास -2 यूनिट ऑफ चार्ज होगा, राइट साइड भी -2 यूनिट ऑफ चार्ज होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा मर्क्यूरी ऑक्साइड है, ये 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में जब सामने अगर वाटर हो तो ये किस में कन्वर्ट होगा, Hg+2 दो मोल इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने से Hg में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो ऑक्साइड आयन है, ये वाटर के साथ कंबाइन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, टू हाइड्रोक्साइड आयन, अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन जो मैंने ऊपर लिखा आप लोगों के लिए। तो आप देखिए ये हमारा कैथोड पे रिएक्शन है जो यहाँ लिखा है मैंने, और ये हमारा एनोड में रिएक्शन हुआ है। अगर हमें नेट रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन चाहिए तो एनोड और कैथोड के रिएक्शंस को आपस में ऐड कर दीजिए। बट एडिशन करने से पहले मेक श्योर कि एनोड और कैथोड पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका सेम रहे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि एनोड पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है और कैथोड पे 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका बैलेंस्ड है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वेशन में सेम ही है। तो हम डायरेक्टली इन इक्वेशंस को आपस में ऐड करेंगे। एडिशन से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, OH नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से वाटर और वाटर यहाँ से दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, जिंक मर्क्यूरी प्लस HgO, और राइट साइड में मिलेगा Hg प्लस जिंक ऑक्साइड। तो ये हमारा बच्चों क्या है, कंप्लीट रिएक्शन है। और इस सेल से बच्चों जो पोटेंशियल हमें मिलता है ये अराउंड 1.35 वोल्ट मिलता है। बट ये जो वोल्टेज होता है बच्चों, ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे जो सेकेंड टाइप ऑफ सेल, दैट इज सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल बच्चों ऐसे सेल को कहा जाता है जिसको हम रीयूज कर सकते हैं। मतलब अगर आप मान के चलो आपने एक बार सेल मार्केट से खरीद के आप लेके आए, आपने उसको एक बार यूज़ कर लिया, एक बार यूज़ करने के बाद लेटेस्ट से आपका जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो गया। अगर जैसे डिस्चार्ज होगा आप उसको फिर से क्या कीजिए, आप उसको चार्जिंग कर दीजिए। जैसे ही आप चार्ज करेंगे, चार्ज कंप्लीट होते ही आप दोबारा से उसको रीयूज़ कर पाएंगे। मतलब ये एक ऐसा बैटरी है, एक ऐसा सेल है जो बार बार हम रीयूज़ कर सकते हैं चार्ज कर करके, ठीक है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों लेड स्टोरेज बैटरी, जो कि हमारे सिलेबस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कई बार आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे बोर्ड हो। यहाँ पे बहुत बार इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस आ चुका है। तो लेड स्टोरेज बैटरी बच्चों यूजुअली इसको यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। स्पेशली हम ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं, इन्वर्टर्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। जो हमारे कार्स होते हैं उनमें हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा सेल होता है। अब इसका यहाँ पे ध्यान क्या क्या रखना है, सेल रिएक्शंस आप लोगों के मेनली एग्जाम्स में आते हैं। तो देखिए जो हमारा एनोड है बच्चों, या आप ऊपर में कंस्ट्रक्शन देख पा रहे हैं सब लोग, जो एनोड है हमारा वो लेड से मिलके बना है, ठीक है। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब यहाँ पे एनोड की बात कर रहा है। तो एनोड बेसिकली क्या है बच्चों, ये लेड से मिलके बना है। और कैथोड भी हमारा यहाँ पे क्या है बच्चों, PbO2 से मिलके बना है। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा क्या है, ग्रिड है, ठीक है। ये ग्रिड आपका किससे मिलके बना है, लेड से बना है। और उस ग्रिड के अंदर क्या फील्ड है, PbO2 है। मतलब जितने भी ये ग्रिड्स हैं यहाँ पे, जो कैथोड है वो लेड से मिलके बना है और उसके अंदर PbO2 आपका फील्ड है। और इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। एनोड आपका लेड है बच्चों, कैथोड आपका क्या है, PbO2 है। और इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या है बच्चों, 38% सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और इस सल्फ्यूरिक एसिड का ये जो 38% दिया है बच्चों, ये परसेंट वेट बाय वॉल्यूम है। तो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इसका कितना दिया है, 38% दिया है। रिएक्शंस काफ़ी सिंपल है, इसको काफ़ी सिंपल तरीके से हम इसको समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले एनोड पे क्या होता है बच्चों, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है हमेशा, कैथोड पे रिडक्शन होता है। अब एनोड किससे मिलके बना है बच्चों, तो एनोड बना है लेड से, ठीक है। तो देखो
ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग मतलब जब हम बैटरी को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब जब आप सपोज मार्केट से खरीद के फर्स्ट टाइम आप लाते हो और जब आप उस बैटरी को यूज़ कर रहे होते हो तो उस यूज़ के दौरान क्या होता है, धीरे धीरे उसके चार्ज जो होते हैं ख़त्म होते जाते हैं। मतलब बैटरी आपका धीरे धीरे क्या होगा, डिस्चार्ज होना शुरू करेगा। तो जब डिस्चार्ज हो रहा होता है, मतलब जब बैटरी आपकी यूज़ में होती है, उस टाइम पे किस तरह का केमिकल रिएक्शंस होता है अंदर, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों क्या होता है, जो एनोड है, एनोड आपका किससे मिलके बना है, पीबी से। अब पीबी क्या होगा, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और Pb+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा Pb+2 में कन्वर्ट हुआ बाय लूजिंग 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखो मैंने क्या कहा था, जो इलेक्ट्रोलाइट हमारा होता है यहाँ पे एनोड और कैथोड के बीच में, वो क्या होता है बच्चों, H2SO4 होता है। और सिंस H2SO4 बच्चों डाइल्यूट है, 38% ही है बस, इसका मतलब ये किस फॉर्म में रहेगा अंदर, 2H+ एंड SO4-2 के फॉर्म में रहेगा। मतलब इलेक्ट्रोलाइट से हमें क्या मिलेगा, सल्फेट आयन मिलेगा। तो Pb जब Pb+2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है तो ये जो Pb+2 बना है ना बच्चों, ये करता क्या है, सल्फेट आयन जो होता है इलेक्ट्रोलाइट से जो मिलता है उसके साथ कंबाइन करता है और कंबाइन करके PbSO4 के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाता है। PbSO4 इज हैविंग वाइट कलर PPT। तो हमने क्या देखा बच्चों, जो एनोड है उस पर 2 रिएक्शंस चलती हैं। पहले Pb+2 में कन्वर्ट होगा बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड देन वही Pb+2 सल्फेट आयन के साथ कंबाइन करके PbSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एक वाइट कलर का PPT होता है। अगर मैं कंप्लीट रिएक्शन की बात करूँ तो कंप्लीट रिएक्शन में क्या होगा, दोनों को ऐड करो। दिस इज नॉट अ total reaction which is taking place in the lead storage battery. This is the complete reaction I'm talking about which is taking place at anode. तो एनोड पे 2 तरह के रिएक्शन हो रहे हैं। पहले Pb+2 में गया और फिर उसी Pb+2 ने क्या किया, सल्फेट आयन को ले लिया और सल्फेट आयन के साथ कंबाइन करके PbSO4 में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो मैं रिएक्शन की बात करूँ, टोटल रिएक्शन, ये टोटल रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है बेटा, एनोड पे हो रहा है। तो Pb+2 आपका क्या होगा, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। जब ऐड करेंगे लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ, तो क्या मिलेगा आपको बच्चों, Pb मिलेगा लेफ्ट साइड में और सल्फेट आयन आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा। और राइट साइड में क्या मिलेगा, देखिए राइट साइड में हमें PbSO4 मिलेगा और साथ साथ में 2 मोल इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है। तो आपके बुक में डायरेक्टली यही लिखा जाता है, लेकिन मैंने इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया ताकि आप ये समझ पाए कि एक्चुअली में ये रिएक्शन एनोड पे आया कैसे। तो Pb प्लस सल्फेट आयन कंबाइन करके PbSO4 प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है। ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है बच्चों, एनोड पे हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैथोड पे, तो कैथोड पे क्या होता है, तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है बच्चों। देखिए ये जो हमारा यहाँ पे कैथोड है वो किससे मिलके बना है, PbO2। और कैथोड पे क्या होती है बच्चों, रिडक्शन। तो यहाँ जो लेड है अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट में निकालूं तो ऑक्सीजन पे -2, तो 2 × -2 मतलब -4 हो गया ऑक्सीजन पे, तो लेड पे हो गया +4। तो +4 से लेड क्या होता है, क्योंकि लेड +4 में हाईली अनस्टेबल होता है। लेड का सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होता है बच्चों, +2 अकॉर्डिंग टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो आप लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ते हो। तो ये जो लेड है हमारा +4 के अंदर, ये क्या होगा, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एनोड पे लॉस हुआ था ना, उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा और 2 मोल इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है Pb+2 में। मतलब +4 से किस में चला गया, +2 में चला गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन बचा है बच्चों, कितने ऑक्सीजन बचे हैं, 2। और उस ऑक्सीजन पे कितने चार्ज है, -2। क्योंकि लॉजिकली सोचिए अगर हम, तो अगर लेड के ऊपर +4 है बच्चों, तो 2 ऑक्सीजन को मिला के कितना होना चाहिए, 2 ऑक्सीजन को मिला के -4 होना चाहिए। अगर एक लेड के ऊपर +4 है तो 2 ऑक्सीजन को मिला के -4 होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड तो हमारा न्यूट्रल है। तो अगर 2 ऑक्सीजन के ऊपर -4 चार्ज है तो एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा बच्चों, -2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये ऑक्साइड आयन के फॉर्म में है। तो मैंने क्या किया,
PbO2 2 मोल इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके Pb+2 बना रहा है, साथ साथ में 2 मोल ऑक्साइड आयन जनरेट कर रहा है। अब ये जो 2 मोल ऑक्साइड आयन है बच्चों, ये क्या करता है, जो H+ होता है सोल्यूशन के अंदर, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है उसमें H+ आयन भी तो है, वहाँ से 4 H+ आयन को ले लेता है, और 4 H+ आयन जब 2 ऑक्साइड आयन के साथ कंबाइन करेगा बच्चों, तो यहाँ पे 2 मोल वाटर बनेगा। आप देख सकते हैं चार्ज बैलेंस है, 4 H+ मतलब 4 पॉजिटिव चार्ज है और 4 नेगेटिव चार्ज है। अब 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, मतलब कितने मोल वाटर बन सकते हैं, 2 मोल वाटर बन सकते हैं। अब देखिए PbO2 2 मोल इलेक्ट्रॉन से Pb+2 और 2 मोल ऑक्साइड आयन बनाया था। ऑक्साइड आयन ने क्या किया, H+ को ले लिया और लेने के बाद वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब बचा यहाँ पे क्या, Pb+2। तो Pb+2 क्या करेगा, जो सल्फेट आयन सोल्यूशन में मौजूद है उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करके बना देगा PbSO4। तो ये 3 रिएक्शंस आपके बच्चों कैथोड पे होते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल रिएक्शंस की बात करूं तो ओवरऑल रिएक्शंस में हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर देंगे। जब हम ऐड करने जाएंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, देखिए 2 ऑक्साइड कैंसिल हो गया, उसके बाद Pb+2 आपके कैंसिल हो गए, तो क्या क्या बचा देखिए, PbO2 प्लस 4H+, उसके बाद सल्फेट आयन प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और राइट साइड में क्या क्या मिलेगा बच्चों, PbSO4 मिलेगा और प्लस 2 मोल ऑफ वाटर मिलेगा। तो ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन है जो कि कैथोड पे हो रहा है। तो यहाँ देखिए ये ऊपर वाला रिएक्शन हमारा एनोड पे होता है बच्चों, ये कंप्लीट रिएक्शन एनोड वाला है, ये कंप्लीट रिएक्शन हमारा कैथोड वाला है। और अगर हमें नेट रिएक्शन चाहिए तो नेट रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एनोड के रिएक्शन को कैथोड के रिएक्शन के साथ आपस में ऐड कर देते हैं। तो जब हम 1 और 2 को आपस में बच्चों ऐड करेंगे, ठीक है, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो एडिशन के दौरान कुछ कैंसिल होगा, यस, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ आपके कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। अब देखिए नेट रिएक्शन हमारा क्या बनेगा, नेट रिएक्शन विल बी Pb, यहाँ पे Pb है, उसके बाद PbO2 है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो दोनों तरफ कैंसिल हो गया था। अब लेफ्ट साइड क्या क्या बचा है, सल्फेट, और यहाँ पे बचा है सल्फेट, मतलब कितने मोल सल्फेट है, 2 मोल सल्फेट है, ठीक है, और कितने मोल H+ है, 4 मोल H+ है। अगर 1 मोल H2SO4 बनाना है तो 1 मोल H2SO4 का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 H+ और 1 सल्फेट आयन। तो 2 मोल ऑफ H+ और 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन से 1 मोल ऑफ H2SO4 मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 H+ और 2 मोल ऑफ सल्फेट आयन से कितने मोल मिलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के, 2। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 4 H+ और सल्फेट आयन, और यहाँ का सल्फेट आयन जब ऐड हो जाएगा ये तो मिलके क्या बना देगा, 2 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। और राइट साइड की अगर बात करूँ बच्चों तो PbSO4 कंबाइन करके 2 मोल PbSO4 दे देगा और राइट साइड में 2 मोल वाटर मिलेगा। तो ये जो हमारा ओवरऑल रिएक्शन हो रहा है बच्चों, ये रिएक्शन कब होगा, जब सेल हमारी यूज़ में होती है, मतलब जब सेल के अंदर क्या होती है, डिस्चार्जिंग होनी शुरू हो जाती है, तो इस तरह का रिएक्शन होता है। तो आप गौर से देखिए डिस्चार्जिंग के टाइम पे क्या हो रहा है बच्चों, जो Pb था जिसको हमने एनोड माना था और PbO2 था जो हमारा कैथोड था, दोनों ही H2SO4 के साथ रिएक्शन करके फाइनली किस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, PbSO4 में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। और PbSO4 आपका क्या है बच्चों, वाइट कलर का PPT है, वाइट PPT है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि आपका जो एनोड है और कैथोड है, जैसे जैसे आपका डिस्चार्ज होना शुरू करेगा बैटरी, वैसे वैसे जो Pb और PbO2 है दोनों किस में कन्वर्ट होते चले जाएंगे, PbSO4 में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। एक और बात आप नोटिस कर पा रहे होंगे बच्चों कि ये जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि हमने किसकी तरह लिया था, इसको इलेक्ट्रोलाइट की तरह लिया था। आप देखिए इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, H2SO4 Pb और PbO2 के साथ कंबाइन करके PbSO4 के अंदर डिपॉजिट होता जा रहा है और धीरे धीरे H2SO4 PbSO4 बना बना के साथ साथ में वाटर को भी प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब जैसे जैसे रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ेगा H2SO4 का कंसंट्रेशन कम होता चला जाएगा।
ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों को बच्चों, यहाँ पे ये जो लेड स्टोरेज बैटरी होता है उसमें जो हम ये सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं उसका एक्चुअल डेंसिटी जो होता है वो 1.3 ग्राम पर ml होता है। ये डेंसिटी होती है सल्फ्यूरिक एसिड की। अब ऐसा नोटिस क्या किया गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ेगी बच्चों, आगे की तरफ बढ़ेगी तो H2SO4 तो आपका कंज्यूम हो जाएगा, है ना। H2SO4 कंज्यूम होगा और तभी तो जाके PbSO4 और वाटर में कन्वर्ट होगा इन दोनों के साथ रिएक्शन करने के बाद। तो H2SO4 अगर धीरे धीरे कंज्यूम हो रहा है तो जो हमारा बैटरी है उसके अंदर H2SO4 की डेंसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज करती जाएगी। जब हम नया नया बैटरी को खरीद के लेके आते हैं तो वहाँ पे H2SO4 की डेंसिटी एक्चुअली में 1.3 ग्राम पर ml होती है। लेकिन देखा क्या गया है कि जैसे जैसे आप उसको यूज़ करते हो, जैसे जैसे आपका बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू करता है, वैसे वैसे उसकी जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज करती जाएगी। और वंस जब बच्चों डेंसिटी अंदर 1.2 ग्राम पर ml पे आ जाती है, जैसे ही आपकी डेंसिटी इस लेवल पे आ जाती है, जो हमारा सेल यहाँ पे था ना, इस सेल के अंदर जो रिएक्शंस होती है और रिएक्शंस एक्चुअली में इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाती है और उस टाइम पे जो आपका सेल होता है वो काम करना बंद कर देता है और उसके बाद हमें रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ध्यान रखिएगा कि जब डेंसिटी H2SO4 का ड्रॉप हो जाता है 1.2 ग्राम पर ml पे, लिया कितना था हमने स्टार्टिंग में 1.3 ग्राम पर ml, लेकिन जैसे ये ड्रॉप हो गया 1.2 ग्राम पर ml तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सेल रिएक्शन जो था वो इक्विलिब्रियम को अटेन कर चुका है। और वंस अगर इक्विलिब्रियम बच्चों अटेन हो जाती है तो सेल के अंदर रिएक्शन जो होती है वो स्टॉप हो जाती है और उस टाइम पे हमें रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। हम उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके क्या करते हैं, चार्ज करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो बच्चों ओवरऑल रिएक्शन हमने लिखा था, ये रिएक्शन कब था, जब हमारी डिस्चार्जिंग हो रही थी। क्योंकि देखिए ऊपर में मैंने क्या कहा था, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ये फॉलोइंग रिएक्शंस आप लोगों के होते हैं इस लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर। बट वंस अगर आपका डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml में आ गया तो मैंने क्या कहा कि सेल आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव कर लेता है और उस कंडीशन पे आपका सेल काम करना बंद कर देता है। तो हमें वहाँ पे रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी, हमें इसको चार्जिंग में डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब हम चार्ज करते हैं ना बच्चों, तो ये जो रिएक्शन यहाँ पे डिस्चार्जिंग के टाइम पे हो रहा था, चार्जिंग के दौरान जस्ट आपका रिएक्शन रिवर्स हो जाता है। मतलब अब अगर आप इस रिएक्शन को रिवर्स कर दो तो रिवर्स करने से अब क्या कहेंगे, अब प्रोडक्ट हमारा रिएक्टेंट की तरह काम करेगा और रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट की तरह काम करेगा। तो लॉजिकली सोचिए यहाँ पे इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, चार्जिंग के दौरान PbSO4 जो है ये वाटर के साथ कंबाइन करके किस में कन्वर्ट होता जा रहा है बच्चों, Pb एंड PbO2 में कन्वर्ट होता जा रहा है। मतलब जो भी हमारा वाइट कलर का PPT बना था ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, अब वो धीरे धीरे पानी के साथ रिएक्शन करेगा इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। क्योंकि ये सारा रिएक्शन कब हो रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रहा है। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे चार्ज करने के लिए, वैसे वैसे ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके Pb एंड PbO2 बनाएंगे और साथ साथ में H2SO4 को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बच्चों देखो, ये जो हमारा लेड स्टोरेज बैटरी है इसके अंदर दो तरह के रिएक्शंस थे। एक हमारा किस तरह का रिएक्शन है, ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग प्रोसेस, और एक हमारा क्या है, ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस। जब ये डिस्चार्ज हो रहा होता है, जब हम स्टार्टिंग में उसको खरीद के लेके आते हैं और जब उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो जब वो डिस्चार्ज हो रहा होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसा सेल होता है बच्चों, ये एक ऐसा सेल है जो केमिकल एनर्जी को, जो रिएक्शंस की वजह से केमिकल एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है। तो जब हम नया नया खरीद के लेके आते हैं ना, तो ये जो सेल रिएक्शंस आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस सेल रिएक्शन से, ये जो सेल रिएक्शन होगा अंदर, उस रिएक्शन से क्या होगा, कुछ एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होगी और उसी एनर्जी
को ये क्या करता है, सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग प्रोसेस आपका ये जो सेल है बच्चों, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करेगा, मतलब केमिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी रिएक्शन की वजह से उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। बट जब हम चार्जिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली जब सप्लाई करेंगे सेल के अंदर, तब जाके ये रिएक्शन आपकी होती है बच्चों। तो जब रिचार्ज कर रहे होते हो आप, तब आप क्या कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी आप दे रहे हो कंटिन्यूसली, मतलब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, और उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रेजेंस में ये केमिकल रिएक्शन आपका हो रहा है। मतलब डिस्चार्जिंग में जो हो रहा था उसका जस्ट रिवर्स कब होता है बच्चों, जब हम चार्जिंग कर रहे होते हैं। तो रिचार्जिंग के दौरान बच्चों ये जो हमारा सेल है ये एक्चुअली में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जस्ट रिवर्स है। यहाँ पे क्या करते हैं आप लोग, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है बच्चों ये आपकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यूसली जब हम पास करेंगे ना, तब जाके वहाँ पे केमिकल रिएक्शन आपकी होती है। बट यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होने की वजह से जो एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और इस बात को ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि डेंसिटी जब ड्रॉप आपका 1.2 ग्राम पर ml पे हो जाएगा तो उस टाइम पे हमें रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उस टाइम तक आपका जो सेल है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को अटेन कर चुका होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों जो आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी लेड स्टोरेज बैटरी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पे जो लास्ट हमारा सेल है बच्चों जो हमारे सिलेबस के अंदर है, दैट इज़ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होता है, ये एक ऐसा सेल है बच्चों जिसमें हम कंबशन करवाएंगे, और कंबशन के लिए फ्यूल कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, मोस्ट कॉमनली हाइड्रोजन या मीथेन यूज़ किया जाता है, मिथेनॉल यूज़ किया जाता है। और इनका जो कंबशन होगा ना, उस कंबशन से जो एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होगी उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो मोस्ट कॉमनली जो फ्यूल सेल हमारे सिलेबस में है दैट इज़ हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। और इस सेल की वजह से जो हमारा यहाँ पे क्या होता है, जो हम रिएक्शंस यहाँ पे करवाएंगे उन रिएक्शन से जो एनर्जी आपकी मिलेगी उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराएंगे, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ साथ यहाँ पे वाटर का भी प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो ये हमारा फ्यूल सेल होता है। तो यहाँ पे एक सेटअप आप देख रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का। तो यहाँ देखिए बच्चों दो कंपार्टमेंट है, एक तरफ से हाइड्रोजन गैस को पास किया जा रहा है, एक तरफ से ऑक्सीजन गैस को पास किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो एनोड और कैथोड है, ये हमारा एनोड है और ये हमारा कैथोड है, दिस इज आवर कैथोड। दोनों के अंदर दोनों पोरस मटेरियल होते हैं, दोनों यहाँ पे क्या होते हैं बच्चों, ग्रेफाइट से मिलके बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। बट इनके अंदर प्लैटिनम का पाउडर, प्लैटिनम आप ले सकते हैं, पैलेडियम ले सकते हैं, निकल ले सकते हैं, ये पाउडर्ड फॉर्म में यहाँ पे रखे होते हैं, जो कि किसकी तरह बिहेव करेंगे, कैटलिस्ट की तरह। क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो रिएक्शन होता है बच्चों नॉर्मल कंडीशन में तो पॉसिबल है नहीं, तो इस रिएक्शन को कैटलाइज किया जाता है, और कैटलिस्ट के तौर पर हम किसको यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन, यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पे प्लैटिनम, पैलेडियम या फिर निकल को यूज़ किया जाता है। तो ये जो हमारा यहाँ पे ग्रेफाइट रॉड है, एनोड एज वेल एज कैथोड, दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, यहाँ पे पाउडर फॉर्म में प्लैटिनम, पैलेडियम या फिर निकल में से किसी एक को यहाँ पे रख देते हैं, जो कि कैटलिस्ट की तरह काम करता है। और दोनों जो यहाँ पे रॉड है बच्चों, ये जो हमारा एनोड और कैथोड है, दोनों के बीच में जो स्पेस है उसके अंदर हम OH नेगेटिव आयन को फिल करके रखे हैं। अब ये OH नेगेटिव आयन NaOH से आ सकता है, KOH से आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे OH नेगेटिव आपका होता है। उसके बाद एनोड और कैथोड को हम यहाँ पे एक वायर के साथ कनेक्ट कर दिए हैं, बीच में एक हमने बल्ब को लगा दिया है, ताकि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करे तो यहाँ पे बल्ब आपका क्या करेगा, ग्लो करेगा। नेक्स्ट थिंग, अब यहाँ पे देखिए बच्चों ओवरऑल रिएक्शन आपका क्या है। तो रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। सबसे पहले
हाइड्रोजन जो यहाँ पे हमने पास किया है, एनोड साइड से हाइड्रोजन को पास किया है, कैथोड साइड से ऑक्सीजन को पास किया है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे जो एनोड है बच्चों, इस एनोड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो एनोड पे क्या होता है, जो हाइड्रोजन है ये सबसे पहले ऑक्सीडाइज होके 2H+ के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर हम चार्ज को बैलेंस कर दें तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर देंगे तो चार्ज हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो जैसे ही 1 मोल ऑफ H2 बच्चों H+ में कन्वर्ट हुआ बाय लूजिंग 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 मोल ऑफ H+ यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है ना, ये करता क्या है, ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है इस एनोड और कैथोड के बीच में OH नेगेटिव के फॉर्म में, उस OH नेगेटिव के साथ ये 2 मोल ऑफ H+ कंबाइन कर जाता है। अब देखो 1 मोल ऑफ H+ अगर 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव के साथ बच्चों अगर कंबाइन करेगा तो 1 मोल वाटर का प्रोडक्शन होगा। तो 2 मोल H+ जब 2 मोल OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा तो 2 मोल H2O का प्रोडक्शन होगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एनोड पे टोटल रिएक्शन कितना हो रहा है, तो यहाँ पे एनोड पे 2 रिएक्शंस हो रहे हैं। पहले आपका H2 H+ में गया, फिर H+ ने OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करके वाटर में कन्वर्ट कर दिया खुद को। तो अगर मैं कंप्लीट रिएक्शन एनोड पे बात करूँ तो एनोड हाफ सेल रिएक्शन क्या होगा, सिंपली इन दोनों का एडिशन कर दो। तो 2 मोल ऑफ H+ 2 मोल ऑफ H+ दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो कंप्लीट इक्वेशन विल बी H2 plus 2 मोल ऑफ OH नेगेटिव गिव 2 मोल ऑफ H2O प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारा कंप्लीट इक्वेशन है जो एनोड पे हो रहा है। रही बात कैथोड की, तो कैथोड पे बच्चों हम क्या पास कर रहे हैं, कैथोड तरफ से हम ऑक्सीजन को पास कर रहे हैं। अब कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो क्या होगा बच्चों, हाफ मोल O2, जितना भी इलेक्ट्रॉन आपका एनोड पे लॉस हुआ था, कितना लॉस हुआ था, 2 मोल, उसको कैप्चर कर लेता है। अब इसको याद कैसे रखें, तो सिंपल लॉजिक लगाइए। हाफ मोल O2 का मतलब क्या है बच्चों, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, राइट। हाफ मोल ऑफ O2 का मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया बेटा, जो एनोड है उस पे जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है उस इलेक्ट्रॉन को हमने दे दिया ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन ने उस 2 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके कन्वर्ट किस में कर दिया, खुद को ऑक्साइड में। अब ये जो ऑक्साइड आयन यहाँ पे फॉर्म हुआ है ना, ये क्या करता है, एनोड पे जो वाटर का प्रोडक्शन हुआ था उस वाटर को ये कैप्चर कर लेता है, एक वाटर को कैप्चर कर लेगा। अब देखिए 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो गया, तो मिलके क्या बना देगा, 2 OH। अब यहाँ पे चार्ज बैलेंस कर देते हैं, तो लेफ्ट साइड है -2 चार्ज और राइट साइड भी -2 चार्ज होना चाहिए। तो ऑक्साइड जब वाटर के साथ कंबाइन करेगा तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन बना देगा अकॉर्डिंग टू दिस 2 रिएक्शन। तो कैथोड पे भी 2 रिएक्शंस हो रही हैं। अगर मैं कंप्लीट रिएक्शन कैथोड पे कितना होगा उसकी अगर बात करूं मैं, तो इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर देना। एडिशन के दौरान ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, हाफ मोल ऑफ O2 प्लस H2O प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू 2 मोल ऑफ OH नेगेटिव। तो ये हमारा एनोड पे कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है, ये कैथोड पे कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है। अगर हमें कंप्लीट रिएक्शन बच्चों चाहिए, ओवरऑल रिएक्शन चाहिए जिस फ्यूल सेल के अंदर होगा, तो हम एनोड और कैथोड के इक्वेशन को आपस में ऐड कर देंगे। और बच्चों जब हम ऐड करेंगे तो आप देखिए ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा दोनों तरफ। उसके बाद यहाँ पे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो लेफ्ट साइड क्या क्या बचेगा, H2 प्लस हाफ O2, और वाटर के कितने मोल बचेंगे, वाटर के 1 मोल बचेंगे। और राइट साइड हमें क्या मिलेगा, तो राइट साइड यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी सारी चीज़ें तो कैंसिल हो चुकी हैं, तो 2 मोल वाटर बनेगा। अब 1 मोल वाटर को राइट साइड में लेके चले जाओगे तो 2 मोल में से उसको माइनस कर दो, तो इक्वेशन विल फाइनली बिकम H2 प्लस हाफ O2 गिव राइज टू H2O। तो इस तरह से ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन होता है इस फ्यूल सेल के अंदर बच्चों। इस सेल की जो एफिशिएंसी होती है ये सिर्फ 40 से 60% ही होती है, ठीक है। और अगर किसी सेल का बच्चों एफिशिएंसी निकालना है तो इसके लिए सिंपल सा रिलेशन आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। किसी भी सेल की जो एफिशिएंसी होती है उसको हम ईटा से डिफाइन करते हैं, एंड ईटा इज गिवन बाय रेशियो ऑफ डेल्टा G बाय डेल्टा H। अगर क्वेश्चन में डेल्टा G और डेल्टा H डायरेक्टली दिए हैं, जैसा कि क्वेश्चन मैंने यहाँ पे किया है,
जैसे सपोज ये जो ऊपर में सेल रिएक्शन हो रहा था बच्चों, लेटेस्ट से उसका डेल्टा जी आपको दिया है -237 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा एच यहाँ पे क्या है बच्चों, डेल्टा एच इज द एंथैल्पी चेंज। ये जो रिएक्शन आपने करवाया है उस रिएक्शन के दौरान एंथैल्पी में कितना चेंज आया, लेटेस्ट से आपको दिया है -286, और आपसे पूछा जाए इस सेल का एफिशिएंसी बताइए, तो एफिशिएंसी विल बी नथिंग बट डेल्टा जी हमारा कितना होगा, -237 डिवाइडेड बाय एंथैल्पी चेंज हमारा -286, और सिंस हम परसेंटेज की बात करें तो 100 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको 83% मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर थ्योरेटिकली बात करें बच्चों, थ्योरेटिकल मतलब जब हम कैलकुलेट करके निकालते हैं तो कैलकुलेशन से हमें फ्यूल सेल की एफिशिएंसी 80% से 95% तक मिल जाएगी, लेकिन एक्चुअल जो है उसका एक्चुअल जो एफिशिएंसी होता है वो सिर्फ कितना होता है, 40% से लेके 60% तक होता है। एक और बात, अगर मान के चलिए डेल्टा जी आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है बच्चों, आपको किसी सेल का ई नॉट दे दिया है, सॉरी आपको किसी सेल का ई सेल दे दिया है, ठीक है, तो आप इस ई सेल को यूज करके आराम से डेल्टा जी निकाल सकते हो। डेल्टा जी क्या होता है, -NF ई सेल होता है। अब एन क्या होगा, उस एन इज नथिंग बट उस रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व होंगे, एनोड पे कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा या कैथोड पे कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ होगा, ये हमारा एन इंडिकेट करेगा। एफ यहाँ पे फेरेडे कांस्टेंट है, और जो भी ई सेल आपको दिया होगा क्वेश्चन में आप उसको यहाँ पे डाल के डेल्टा जी निकाल लीजिए। डेल्टा एच आपको क्वेश्चन में दिया होगा बच्चों, अब जब दोनों का रेशियो आप लोगे तो आपको सेल की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप लोगों के इस टॉपिक पे बच्चों पूछे जाते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों के बोर्ड में हो बच्चों, या फिर डायरेक्टली ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आई होप बच्चों आप लोगों को मदद मिलेगा इस वीडियो से और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर आप लोगों को पसंद आए मेरा वीडियो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको पसंद आ रहा है मेरे वीडियोस तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को और भी फ्यूचर में अच्छे वीडियोस मिले। थैंक यू वेरी मच।